हेलो एवरीवन। पहला चैप्टर शुरू कर चुके थे अपन, चैप्टर नंबर 1 शुरू कर चुके थे। फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या नाम था? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये नाम था। इसमें कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? इसमें पढ़ लिया था आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक कंसेप्ट थोड़ा रह गया। क्या था कंसेप्ट? जब छड़ को सिल्क के ऊपर रगड़ते हैं, ठीक है, रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं छड़ को। कौन सी छड़? कांच की छड़। ये कांच की छड़ ली और इसको रगड़ा रेशम के कपड़े के ऊपर, तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाता है और इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। कंसेप्ट क्या है देखना। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये ई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। जब इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो ये क्या होगा? ये होगा ऋणावेशित और ये होगा धनावेशित, क्योंकि इसमें क्या है, ऋणावेश की कमी हो जाएगी। ऋणावेश की कमी होने की वजह से जो यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर धनावेश आएगा और इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है। एक निश्चित संख्या में करेंगे इलेक्ट्रॉन मूव जो करेंगे ना, जो निश्चित संख्या में करेंगे, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, मतलब पूर्णांक की संख्या में करेंगे, मूव करेंगे तो, ठीक है। तो इस पे जो आवेश होगा उतना ही आवेश इसके ऊपर होगा, है ना। इस वजह से पूरे जो निकाय है, ये जो पूरा निकाय है, उसका आवेश संरक्षित रहेगा। यही था आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। दूसरा टॉपिक था अपने पास में, क्या टॉपिक था? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण है क्या? आवेश क्या है? वैज्ञानिक ने बताया। कौन से वैज्ञानिक है? फैराडे ने। क्या बताया कि आवेश क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत राशि का मतलब होता है ये बर्ड्स के रूप में होता है, मतलब टुकड़ों में होता है, अलग अलग होता है, विरक्त होता है, विरक्त, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से होता है आवेश, ऐसे बर्ड्स के रूप में, 1 इलेक्ट्रॉन 2e 3e। जो ऋणावेश धनावेश होगा वो प्लस में होगा, और जो ऋणावेश होगा वो माइनस में होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है बात। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आवेश होता है, वो ई की फॉर्म में लिखा जाएगा। ई की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा कि Ne, मतलब निश्चित संख्या, निश्चित गुणज होगा। जो ई होगा वो इसका एक पूर्णांकी गुणज होगा। पूर्णांक मतलब होता है, तो जो आवेश होगा Q होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में, ठीक है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास में, प्लस भी आता है माइनस भी आता है, दोनों आते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आएगा? अगर ऋणावेश होगा तो प्लस माइनस आएगा, ऋणावेश होगा तो माइनस, और धनावेश आएगा तो प्लस। ई की वैल्यू मैंने बताई थी
1.6 इंटू 10 कुलाम। कुलाम होता है आवेश का मात्रक, ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। ये कुलाम क्या है, बहुत बड़ी राशि होती है, इस वजह से माइक्रो कुलाम और नैनो कुलाम इस तरह से मात्रकों में मापा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ तक आती है बात समझ में। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखेंगे इसका। क्या है एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 1.2। क्या है, यदि किसी पिंड से एक आवेश में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये, एक सेकंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में जो आवेश स्थानांतरित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होते हैं वो 10⁹ होते हैं। एक पिंड है ये, कोई पिंड, दूसरा पिंड है ये, इनको दोनों को रगड़ रहे हैं। तो इससे इसमें जो आवेश स्थानांतरित होता है वो एक सेकंड में कितना होता है, 10⁹ होता है। ये दिया हुआ है। किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होता है तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना समय लगेगा इसके लिए देखना क्या है, 1 सेकंड में दे रखा है अपन को, 1 सेकंड में कितने होते हैं, 10⁹ ये होते हैं। तो कितना आवेश स्थानांतरित होगा, कितना भाई, अगर मान लो 1 हो रहा है, एक आवेश एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कितना आवेश इधर से इधर जा रहा है, ये जा रहा है 1.6 इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे 1 सेकंड में 10⁹ जा रहे हैं, ठीक है, एक में इतना होता है, तो इतने में कितना होगा, तो 1 सेकंड में कितना आवेश जा रहा है, आवेश स्थानांतरण, कितना आवेश स्थानांतरण हो रहा है 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, इतना आवेश स्थानांतरित हो रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश स्थानांतरण होने के लिए क्या होगा, मतलब कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको इधर ले आएंगे, 1 कूलाम आ जाएगा, 1 कूलाम की वैल्यू चाहिए अपन को, उसके लिए समय, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में समय कितना लगेगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 1/10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, सेकेंड, ये जो समय आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व किया अपन ने, तो आंसर आएगा, जो सोल्व करने पे आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये जो आया सेकेंड में आया ये आंसर, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी राशि है, ये 10⁹ में जा रही है, 10⁹ में जा रही है। तो इसको छोटी राशि बनाने के लिए अपन इस सेकंड को वर्ष में चेंज करेंगे। देखना वर्ष में कैसे चेंज करते हैं, इसमें भाग देंगे 10⁹ इसमें भाग देंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, फिर मिनट को बदलने के लिए 60 का, फिर आवर में बदलने के लिए, दिन में बदलने के लिए 24 का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक वर्ष में 365, जो 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसका भाग दे देंगे, तो आंसर आएगा अपने पास में 168। कितने वर्ष,
तो ये जो समय लगा, मतलब एक कूलाम अगर ये 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर रहा है 1 सेकंड में, तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 198 साल 98 साल लगेंगे, 198 साल। ठीक है, 2 जिंदगियाँ निकल जाएगी, 2 पीढ़ियाँ निकल जाएगी, 2-3 पीढ़ियाँ, उसके बाद में एक कूलाम आवेश स्थानांतरित कर पाएंगे एक से दूसरी तरफ। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ। तो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है चालक और कुचालक। क्या है? कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर? चालक। सभी पदार्थों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चालक और कुचालक। कुचालक को विद्युत रोधी भी बोलते हैं, है ना। चालक को विद्युत रोधी भी बोलते हैं। ऐसे ये किताब में दे रखा है, आपके एनसीईआरटी किताब में ये नाम दे रखा है, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। ठीक है, कुचालक भी बोला जाता है इसे। तो सभी जो पदार्थ हैं ब्रह्मांड में, जितने भी पदार्थ हैं, उनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं अपन। कौन कौन सी कैटेगरी में? चालक और विद्युत रोधी, मतलब कुचालक। ठीक है, तो चालक क्या होता है? चालक वो होता है जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देता है, वो होता है कुचालक। जैसे कि हमारा शरीर, तांबा, चांदी, जैसे कि वो तार लग रही रहती है ना, उसके अंदर जर्मन होता है, वो एल्यूमिनियम। ठीक है, तो चालक वो जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, उसको बोलते हैं चालक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, पारा। ठीक है, पारा, साल्ट का सॉल्यूशन, अम्ल व क्षार। ठीक है, ये होते हैं चालक। और कुचालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी वे होते हैं जिनके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक के अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, तो वो क्या है? कुचालक, विद्युत रोधी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं कांच, रबर, प्लास्टिक। ठीक है, इत्यादि और भी है। ठीक है, तो ये होता है चालक और कुचालक। यहाँ तक आ रही है बात समझ, है ना। अपने जो घरों में तार लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, घर के जो तार होते हैं, जो खंबे पे लाइट लगी रहती है, उनकी बात कर रहा हूँ। 3 तार होते हैं उसके अंदर, इस तरह से ये 3 तार लगे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो 2 तार होते हैं, ये जो 2 तार है ना, वो 2 तार तो सप्लाई का काम करते हैं, जो अपने अंदर जो घर में बिजली आती है उसका काम करते हैं। ये जो तीसरा तार होता है ना, ये जो तीसरा तार होता है, वो उसको अर्थ से बांध दिया जाता है। मतलब अर्थ के अंदर इस तार को इस तरह से ले जाके यहाँ पे प्लेट लगा दी लोहे की, और इसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भूमिगत कर दिया जाता है, मतलब भूमि वाला होता है ये, है ना। ये 3 तार होते हैं, एक तो भू से संपर्कित होता है, और ये एक चालक होता है। मतलब जो चालक तो सारे दोनों होते हैं, पर एक में तो विद्युत प्रवाहित होती है, एक में नहीं होती है, न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, एक उदासीन होता है। ठीक है, तो ये 3 तार होते हैं। ठीक है, ये क्या काम आता है? इसका यूज़ बताने के लिए बताया है ये। इसका ये क्या काम आता है? जो अपने लाइट आती है, जैसे कि लाइट आ रही है, तो उसमें मान लो कोई सप्लाई में कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि कट लग गया, कहीं पे तार भिड़ गए, तो क्या होता है? अपने उपकरणों को हानि नहीं हो, उस वजह से इसे लगाया जाता है। एकदम से स्पीड से लाइट आती है, फिर जब दोनों तार भिड़ जाते हैं ना,
तो एकदम से स्पीड से लाइट आएगी, तो वो सारी की सारी लाइट इसके अंदर चली जाए। लाइट मतलब विद्युत करंट इसके अंदर चली जाए, इसलिए ये लगाया जाता है। जो भूमि होती है ना, उसकी अनंत क्षमता होती है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वोल्टेज होता है, इस वजह से ये इसके अंदर चला जाता है। अगर ये नहीं हो तो फिर किधर जाएगा? करंट उपकरणों में जाएगा, जैसे कि पंखा, ये जल जाएंगे, पंखा, कूलर वगैरह, ये जो भी लाइट से चलते हैं ना, वो जल जाएंगे। इस वजह से इसको लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम का नियम पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है? विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है? देखना, जो अपन जैसे दो चीज़ों को घिसा, ठीक है, तो एक में विद्युत जनरेट होगी, मतलब दोनों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो छड़ है, जैसे ये छड़ है, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ऐसे ही दूसरे को भी घिसा और है ना, इसमें भी विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। इन दोनों को पास में लेके आएंगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों में से कौन सा भी बल लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये प्लस प्लस है, जैसे ये प्लस प्लस है और ये भी प्लस प्लस है, तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेंगे। ये प्रतिकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में आकर्षण का बल अनुभव होगा। तो ये जो इस क्षेत्र के कारण ये जो बल उत्पन्न हुआ, इसी बल को बोला जाता है विद्युत बल। ठीक है, यहाँ तक आए बात समझ? डेफिनेशन लिखना। प्रत्येक विद्युत आवेश, विद्युत बल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन बता रहा हूँ विद्युत बल की। प्रत्येक विद्युत आवेश अपनी उपस्थिति से अपने चारों ओर अवस्थित परिवेश को प्रभावित करता है। इस प्रकार आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित हुआ परिवेश परस्पर अनुक्रिया करके अभिष्ट आवेशों के मध्य एक बल उत्पन्न करता है। इस बल को विद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आए बात सुन। तो ये जो बल उत्पन्न हुआ, ये जो बल उत्पन्न हुआ, इनके निकाय, इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होंगे, है ना, इसी बल जो अनुभव करेंगे, जो बल, उसी बल को बोलते हैं विद्युत बल, है ना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? आती है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है विद्युत बल का फॉर्मूला, मतलब कैसे निकालते हैं। कूलाम ने विद्युत बल को ही परिभाषित किया, मतलब विद्युत बल होता क्या है, इसी को बताने के लिए कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किए। इंजीनियर थे कूलाम, ठीक है, फौज में इंजीनियर थे ये कूलाम। फिर इन्होंने थोड़ी बहुत संपत्ति बनाई और फिर एक्सपेरिमेंट करने लग गए। एक्सपेरिमेंट करे और कूलाम के नियम का प्रतिपादन किया इन्होंने। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम, जो जैसे कि मान लो ये कोई आवेश है और इधर भी कोई आवेश है, ये दोनों स्थिर आवेश है, स्थिर है ये दोनों आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल क्या होगा? ये आवेश है Q1 मान लेते हैं और ये आवेश है Q2 आवेश। इन दोनों बलों के बीच में जो बल लगेगा उसी को परिभाषित कर रहे हैं। तो ये जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा।
और यो इन दोनों की दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी ये मान लेते हैं r है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये बताया कूलाम साहब ने। ठीक है, क्या बताया कि जो आवेश होता है उनके बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू भाई समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती जब चिन्ह हटता है तो इक्वल का साइन जब लगता है, मतलब समानुपाती हट के इसका साइन लगता है ना, तब एक कांस्टेंट आता है। हमेशा एक कांस्टेंट आएगा जब इन दोनों के बीच समानुपाती का चिन्ह हट के इक्वल का साइन लगेगा, तो क्या होगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट दिया कूलाम साहब ने, कांस्टेंट दिया, क्या दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है एप्सिलॉन नॉट, पहले पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये होती है, ये क्या होती है, परावर्तनांक होता है। ये किसका, परावर्तनांक, निर्वात का, निर्वात या आकाश का परावर्तनांक होता है। ठीक है, यहाँ तक आती है बात समझ में। सर ये तो बता दिया आपने कि ये होता है, इसका मान भी तो रखना पड़ेगा हमें तो न्यूमेरिकल करने हैं आगे जाके। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ये होता है इसका। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो ये निर्वात में जो एप्सिलॉन नॉट है, मतलब ये निर्वात का अपवर्तनांक ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन एन न्यूटन है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक और विमा वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ये होता है। ठीक है, पर सर बार बार कैलकुलेशन करने का झंझट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई दे रखा है और इंटू एप्सिलॉन दे रखा है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ बताओ कि ना इसका पूरा मान ही बता दे। तो इसके लिए ये एक चीज़ याद रख लेना, क्या होता है, इसको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसको सोल्व करेंगे ना भाई, इसको रखेंगे ऐसे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग इंटू ये इसकी वैल्यू ये एप्सिलॉन की 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको रखेंगे अपन, इसको सोल्व करेंगे तो आता है 9 इंटू 10⁻�9। ठीक है, इसकी वैल्यू तभी चेंज होगी, इसकी वैल्यू जब चेंज होगी जब ये अपवर्तनांक, ये जो अपवर्तनांक है, ठीक है, ये बदल जाएगा, माध्यम अलग हो जाएगा, उस टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आती है यहाँ तक बात समझ में? हाँ सर आती है। तो इसकी वैल्यू जब भी चेंज करना जब माध्यम अलग दे रखा हो, जब वायु दे रखा हो या फिर निर्वात दे रखा हो तो ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये रख देना
इसकी 9 इंटू 9 की पावर 10⁻⁹, ठीक है। तो इसको रखना है आपको, ये वैल्यू आ गई अपने पास में डायरेक्ट, ठीक है। तो आगे जाके इस अपवर्तनांक का मतलब समझेंगे अपन, ये अपवर्तनांक क्या होता है अगली वीडियो में देखेंगे अपन, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, ठीक है। ओके, थैंक यू।